नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक नए विषय पर और आज का विषय है टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन यानी अनुवाद के प्रकार। हम सब अच्छी तरह जानते हैं और लगातार इन विषयों पर पढ़ रहे हैं और आप भी जानते हैं कि जब हम अनुवाद करते हैं तो अनुवाद करते समय पाठ के हिसाब से या पाठ की ज़रूरत के हिसाब से अनुवादक या अनुवादिका को अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना होता है। ये हमारे पाठ और पाठ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से उस पाठ का अनुवाद किया जाएगा और उसको लेकर अनुवाद के कौन से प्रकार या कौन सी स्ट्रैटेजी ज़्यादा उपयोगी होगी। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि किस प्रकार विभिन्न अनुवादकों ने या अनुवाद चिंतकों ने अनुवाद के प्रकारों पर बात की है और किस तरह उनका वर्गीकरण किया है। तो आज के इस पहले सत्र में हम उसके एक हिस्से पर बात करेंगे। जैसा मैंने कहा कि अनुवाद के विभिन्न जो प्रकार हैं वे अनुवाद की रणनीति के हिसाब से या पाठ की ज़रूरत के हिसाब से अनुवादक को उस अपनी रणनीति को बदलना होता है और उसके अनुसार उसके प्रकारों का भी बदलाव होता है। आपने भी देखा होगा कि जब हम कोई पाठ पढ़ते हैं तो पाठ पढ़ते समय उसका जो प्रकृति होती है या उसका जो टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट की अपनी एक खास पृष्ठभूमि होती है या कहा जाए कि उसका अपना एक खास आस्वाद होता है। उसी आस्वाद के आधार पर हम अनुवाद के प्रकारों का भी निर्धारण करते हैं जब हम उस पाठ का अनुवाद कर रहे होते हैं। तो आज हम उसी पर आगे विस्तार से चर्चा करते हुए अनुवाद के विभिन्न प्रकारों पर बात करेंगे और देखेंगे कि हमारे अलग अलग अनुवाद चिंतकों ने किस प्रकार अनुवाद के विभिन्न प्रकारों की बात की है। उसके एक हिस्से पर इस सत्र में चर्चा की जाएगी। आज के इस सत्र के महत्वपूर्ण बिंदु हैं अनुवाद के प्रकार का अध्ययन वर्गीकरण के आधार पर। तो जैसे मैंने कहा कि अनुवाद के बहुत सारे प्रकार हैं और अलग अलग अनुवाद चिंतकों ने अपने अपने समय और अपने अपने पाठ की ज़रूरत के हिसाब से या अनुवाद की सैद्धांतिकी के निर्माण के अनुसार उस पर अलग अलग तरीके से चर्चा की है। आज हम इस सत्र में जिन 3 प्रकारों की चर्चा करेंगे, वर्गीकरण के जिस 3 मुख्य आधारों की चर्चा करेंगे वे है माध्यम के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर और पाठ के आधार पर। इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि अनुवाद के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, अनुवाद प्रकार के वर्गीकरण के मुख्य आधार क्या क्या हैं और अनुवाद के इन विभिन्न प्रकारों का साहित्य या साहित्येतर विधाओं में क्या उनकी उपयोगिता है और महत्व है। इस सब पर विस्तार से आज चर्चा की जाएगी। जैसे मैंने कहा कि 3 मुख्य कैटेगरीज हैं या 3 आधार हैं जिनके आधार पर आज इस सत्र में चर्चा हम करेंगे। वे हैं माध्यम के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर और पाठ के आधार पर। अनुवाद के विभिन्न प्रकारों के बारे में आपने अपने टेक्स्ट बुक्स में या अपना जो स्टडी मटेरियल है उसमें भी आपने देखा होगा और आप पढ़ेंगे कि जो अनुवाद के जो विभिन्न प्रकार हैं वे पाठ की आवश्यकता के अनुसार और पाठ की अनुवाद की रणनीति के अनुसार बदलते हैं और विभिन्न अनुवाद चिंतकों ने समय समय पर अलग अलग प्रकार के अनुवाद सैद्धांतिकी की अनुवाद के प्रकारों की चर्चा की है। अगर मैं कुछ एक चिंतकों का अगर जिक्र करूं तो रोमन जैकबसन जिनका प्रतीक सिद्धांत है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, उन्होंने प्रतीक सिद्धांत के आधार पर अनुवाद के 3 प्रकारों की चर्चा की है और उन्होंने अनुवाद करते समय लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा यानी जो 2 पाठ हैं उन्हें प्रतीक की संज्ञा दी है और उसे प्रतीकांतर कहा है, यानी जब एक प्रतीक से दूसरे प्रतीक में भाषांतर या अनुवाद किया जाता है। तो अगर हम रोमन जैकबसन से ही शुरू करें तो वो 3 प्रकारों की बात करते हैं। अन्वयांतर अर्थात अंतःभाषिक अनुवाद जिसे अंग्रेजी में इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन कहा जाता है। दूसरा है भाषांतर अर्थात अंतर्भाषिक अनुवाद जिसे अंग्रेजी में इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन कहा जाता है। और तीसरा है प्रतीकांतर अर्थात अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद जिसे अंग्रेजी में इंटरसिमियोटिक ट्रांसलेशन कहा जाता है। हम इन 3 प्रकारों पर विस्तार से चर्चा करें इससे पहले मैं कुछ प्रमुख चिंतकों का जिक्र करूंगी जिन्होंने अलग अलग अनुवाद प्रकारों की चर्चा की है और जब आप इन सत्रों से गुजरेंगे और अनुवाद प्रकार की विभिन्न कक्षाओं में या मॉड्यूल्स को जब आप पढ़ेंगे और देखेंगे और जानेंगे तो वह महसूस करेंगे कि जितने भी अनुवाद के प्रकारों की चर्चा हम इन सत्रों में कर रहे हैं वे किस तरह अलग अलग अनुवाद चिंतकों ने अपने यहाँ इनका जिक्र किया है और किस तरह उनको कैटेगराइज किया है। तो जैसे हमने शुरुआत की जैकबसन के अनुवाद सिद्धांत से और उनके प्रतीक सिद्धांत के अनुसार, जैसे हमने 3 इंटरलिंगुअल एंड इंटरसिमियोटिक ट्रांसलेशन के प्रकारों की बात की, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें। इससे पहले हम आपको जैसा मैं बताऊं कि विभिन्न अनुवादकों ने अलग अलग समय पर अलग अलग अनुवाद प्रकारों का नाम लिया है और उनकी व्याख्या की है, उनके बारे में चिंतन किया है। जैसे पीटर न्यूमार्क है, उनकी बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ ट्रांसलेशन, उसमें उन्होंने वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, लिटरल ट्रांसलेशन, फेथफुल ट्रांसलेशन, सिमेंटिक ट्रांसलेशन, अडेप्टेशन, फ्री ट्रांसलेशन, इडियोमैटिक ट्रांसलेशन और कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन यानी शब्द प्रतिशब्द, शाब्दिक अनुवाद, भावानुवाद,
अडेप्टेशन यानी रूपांतरण, मुक्त अनुवाद, मुहावरेगत अनुवाद और संप्रेषणीय अनुवाद। तो इस तरीके से पीटर न्यूमार्क ने जो इन अनुवाद के प्रकारों का जिक्र किया है, उसके अलावा जेसी कैटफर्ड अपने यहाँ 2 प्रकार की चर्चा करते हैं, फुल वर्सेस पार्शियल यानी पूर्ण अथवा आंशिक, और टोटल अथवा रिस्ट्रिक्टेड यानी कि पूरी और सीमित अनुवाद के संदर्भ में उन्होंने चर्चा की है। तो ये जो अनुवाद के विभिन्न प्रकार हैं, जिनकी चर्चा आज के सत्र में और उसके अगले सत्रों में भी हम अनुवाद प्रकार के संदर्भ में जब हम करेंगे, तो हम देखेंगे किस तरह इन्हीं अनुवाद चिंतकों के द्वारा सुझाए गए अनुवाद के प्रकारों की चर्चा हम आज के और अन्य सत्रों में करेंगे। विनय डार्मोंडेट की ने 7 मेथड्स की चर्चा की है ट्रांसलेशन में। वो अनुवाद के 7 प्रकारों की बात करते हैं। वर्ड फॉर वर्ड यानी शब्द प्रति शब्द अनुवाद, कॉपी लोन यानी कि जिसे कहा जाए कि बोरो करना या दूसरी भाषा से लेकर अनुवाद करना, बोरोइंग, ट्रांसपोजिशन, मॉड्यूलेशन, इक्विवेलेंस और अडेप्टेशन। इसके अलावा जैकबसन, जैसा मैंने अभी इनकी चर्चा की, इंटरलिंगुअल और इंटरसिमियोटिक ट्रांसलेशन। नायडा ने भी 2 प्रकार के अनुवाद की प्रकारों की चर्चा की है। एक है फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस और दूसरा है डायनेमिक इक्विवेलेंस, यानी कि फॉर्मल जब हम कहा जाए कि ज्ञानात्मक साहित्य के अनुवाद में जिस अनुवाद प्रकार का वो जिक्र करते हैं, और दूसरा है डायनेमिक इक्विवेलेंस यानी निकटतम समतुल्य के संदर्भ में जिस अनुवाद की वो चर्चा करते हैं। उसके अतिरिक्त आंद्रे लेफेवेरे ने भी कविता के अनुवाद के संदर्भ में 7 मेथड्स कह लीजिए, या उनकी जो अनुवाद के जो प्रकार है, उन्होंने जो 6 प्रकार गिनवाए हैं, वे है फोनेमिक, लिटरल, ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स इनटू प्रोज, मेट्रिकल, राइम एंड वर्ड्स इनटू वर्ड्स। तो इस आधार पर जो विभिन्न अनुवाद चिंतक हैं वो किस तरह अलग अलग अनुवाद प्रकारों की चर्चा करते हैं, और अपने समय में अनुवाद करते दौरान या अनुवाद के सैद्धांतिकी के निर्माण के समय उन्होंने किस किस प्रकार के अनुवाद प्रकारों का जिक्र किया है और किस तरह वे हमारे इन सत्रों में आएंगे, इसका मैं एक आपके सामने एक रूपरेखा रखने की कोशिश कर रही थी। जैसा हमने कहा कि अनुवाद के 3 प्रकार हैं, माध्यम के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर, पाठ के आधार पर। माध्यम के आधार पर हम पहले चर्चा कर रहे हैं। माध्यम के आधार पर जब हम माध्यम के आधार पर चर्चा करते हैं तो जैकबसन, जिन्होंने प्रतीक के आधार पर अनुवाद सिद्धांत की व्याख्या की है, और इसके अलावा पियर्स, जिन्होंने प्रतीक सिद्धांत के रूप में अनुवाद को देखा है, वे स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के चिन्हों को प्रतीक के संदर्भ में देखते हैं और अनुवाद के संदर्भ में भी उसी तरीके से चर्चा करते हैं। जैकबसन की अगर चर्चा की जाए, जिनके 3 महत्वपूर्ण अनुवाद के प्रकार हैं, जिसमें पहला है अंतःभाषिक अनुवाद यानी इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन, यानी एक भाषा के पाठ का उसी भाषा में फिर से अनुवाद किया जाना। इस तरह के अनुवाद को अगर हम देखें तो वह इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन से पूरी तरह से भिन्न है। और इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन की सबसे बड़ी खासियत ये है, या कहा जाए कि उसके बारे में ये कहा जाता है कि जो प्रॉपर ट्रांसलेशन है, या जो ट्रांसलेशन का या अनुवाद का जो भाषाई व्यापार है, वह मूलतः अंतर्भाषिक अनुवाद के अंतर्गत आता है, जब हम एक भाषा के पाठ का दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं। लेकिन जहां हम अंतःभाषिक अनुवाद की चर्चा कर रहे हैं, यानी इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन की जब हम चर्चा करते हैं, तब हम ऐसे अनुवाद की बात करते हैं जहां एक ही भाषा से अनुवाद को दूसरी उसी भाषा में किया जाता है, यानी एक ही भाषा के प्रतीकों को उसी भाषा के अन्य प्रतीकों से स्थानांतरित किया जाता है और उसका अनुवाद किया जाता है। ये अनुवाद किस प्रकार हो सकते हैं? हम जानते हैं कि संस्कृत में जो उपनिषद या जो संस्कृत ग्रंथ लिखे गए, उनकी जो टीका और जो भाष्य तैयार हुए, जो उसी भाषा में उन पाठों का एक सरल रूप था, उसे हम अन्वयांतर यानी अंतःभाषिक अनुवाद के अंतर्गत देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम कहें प्रेमचंद की कहानियाँ या जैनेन्द्र की कहानियाँ या रविंद्रनाथ टैगोर की जो कहानियाँ हैं, उन्हीं कहानियों के जब सरल रूप अपने टारगेट रीडर के ज़रूरत के हिसाब से जब उनका स्वरूप बदला गया या उन्हें सरल रूप से प्रस्तुत किया गया उसी भाषा में, उसे भी हम अन्वयांतर के अंतर्गत रखकर देख सकते हैं। जैसे प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियाँ छोटे बच्चों की क्लास के सिलेबस में भी लगी होती हैं, तो उन्हें किस तरह सरल रूप में प्रस्तुत किया गया, उसे भी हम अन्वयांतर के संदर्भ में देख सकते हैं। यानी एक भाषा के पाठ का उसी भाषा में पुनः अनुवाद, उसे हम सरल रूप से कह सकते हैं, या कहा जाए ये भी इस तरीके से भी हो सकता है कि
अंतर्भाषिक को हम इस संदर्भ में भी देख सकते हैं कि पद्य का अनुवाद गद्य में उसी भाषा में कर दिया गया, तो ये भी एक तरह से अन्वयांतर यानी अंतर्भाषिक का ही रूप है। दूसरा जो अंतर्भाषिक अनुवाद है, जिसे हम प्रॉपर ट्रांसलेशन के संदर्भ में समझते हैं, वह है एक भाषा के पाठ का दूसरी भाषा में अनुवाद। और इसके अधिकांश उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं। यह कहा जाए कि जो हम भी अनुवाद की बात करते हैं तो हम इसी तरह के अनुवाद को अनुवाद समझते हैं, जब एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में स्थानांतरित किया जाता है, भाषांतरित किया जाता है, और उस पूरी प्रक्रिया को इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन कहा जाता है। हमने जो दुनिया कहा जाए कि विश्व भर का जो साहित्य पढ़ा है, या साहित्य के अतिरिक्त जो ज्ञानात्मक साहित्य से हमारा जो परिचय है, वो मूलतः इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन के माध्यम से ही हमारी भाषाओं में हम तक पहुंचता है, यानी किसी विदेशी भाषा से आपकी अपनी किसी भाषा में अनुवाद के माध्यम से। तो ये हुआ एक भाषा के प्रतीक का दूसरी भाषा के प्रतीकों के माध्यम से स्थानांतरण और उसका भाषांतरण और अनुवाद करना। तीसरा जो हम कहें कि प्रतीकांतर अनुवाद, अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद या इंटरसिमियोटिक ट्रांसलेशन, जिसका जिक्र जैकबसन अपने यहाँ करते हैं, वह है इंटरसिमियोटिक ट्रांसलेशन, जहाँ अनुवाद करते समय एक भाषा के प्रतीकों का भाषा से परे किसी अन्य प्रतीक में अंतरण कर देना। जैसे हम कह सकते हैं बहुत सारी कहानियों पर बने हुए थिएटर, या बहुत सारी कहानियों पर बनी हुई फिल्में, या कविताओं पे बने हुए गाने, यानी जहाँ पर विधागत परिवर्तन होता है, इसे हम अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद के संदर्भ में देखते हैं। माध्यम के आधार पर जो दूसरा प्रकार है वह है भाषा के आधार पर भाषा प्रकार। उसे भी आगे दो खंडों में बांटा गया, उपादान सापेक्ष और रूप सापेक्ष। उपादान सापेक्ष में अनुवाद का जो उपादान है वे दो होते हैं, लेखन और मौखिक। हम दोनों की ही चर्चा यहाँ करेंगे। लेखन से संदर्भ है जब आपका अनुवाद लिखित पाठ का अनुवाद लिखित पाठ में किया जाए, यानी जैसे हम किसी कथा, कहानी, कविता का अनुवाद अंग्रेज़ी से हिंदी या हिंदी से गुजराती में जब करते हैं तो उसे हम लेखन अनुवाद या ये कहें ज्ञानात्मक साहित्य का अनुवाद हम एक भाषा से जब दूसरी भाषा में करते हैं तो उसे लेखन अनुवाद कहते हैं। उसका जो दूसरा प्रकार है उपादान के संदर्भ में वो है मौखिक, जिसे हम निर्वचन या इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। इंटरप्रेटिंग हम जानते हैं, इंटरप्रेटिंग का उपयोग कहाँ होता है। इंटरप्रेटिंग को हम दूसरी भाषा में कहा जाए तो साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन या आशु अनुवाद भी कहा जाता है। मौखिक अनुवाद मूलतः जब हम दो लोगों के बीच हो रहे संवाद में जब एक व्यक्ति बीच में अनुवादक की अनुवादिका की जब भूमिका निभाते हैं और वह अनुवाद सद्य अनुवाद या कहा जाए कि साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन होता है, उसे हम मौखिक अनुवाद कहते हैं, निर्वचन कहते हैं, जिनका प्रयोग मूलतः हम देखते हैं कि दो देशों के डेलीगेशंस के बीच में या सभा सम्मेलनों में या संसद में इस तरह के निर्वचन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये निर्वचन का जो एक प्रकार है, ये उपादान के आधार पर मौखिक अनुवाद के संदर्भ में हम इसकी चर्चा करते हैं। भाषा प्रकार के ही आधार पर जो दूसरा रूप के आधार पर जब अनुवाद प्रकारों की बात की जाती है तो वे दो प्रकार हैं, पद्यानुवाद और गद्यानुवाद। पद्यानुवाद कविता यानी कि छंद में किया गया अनुवाद, ये कहा जाए कि कविता की भाषा में किया गया अनुवाद। ये गद्य से पद्य में हो, इसे भी हम पद्यानुवाद कहेंगे। और जब हम कविता का कविता में अनुवाद करते हैं या काव्य नाटक का उसी काव्य के स्वरूप में अनुवाद करते हैं तो उसे हम पद्यानुवाद कहते हैं, जिसमें हम पद्य अनुवाद के जो अपनी जो तरीके हैं उसे हम फॉलो करते हैं और उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दूसरा है गद्यानुवाद। गद्यानुवाद यानी जब किसी पाठ का अगर वो काव्यात्मक पाठ है तो उसका गद्य में किया गया अनुवाद या गद्य का गद्य में किया गया अनुवाद। आप इसे अगर मोटा मोटा समझें तो अनुवाद के जो विभिन्न प्रकार हैं वो इन सभी आधारों पर चलते हैं। जब हम किसी कविता को हमारा उद्देश्य होता है, जैसे लेफेवेर भी गिनवाते हैं अपने सिद्धांतों में, वर्स इनटू प्रोज, जब हम एक कविता को संप्रेषित करना है अपनी भाषा या अपने समाज में, तब हमें उसके शैलीगत आधार पर अगर दिक्कतें आ भी रही हैं तो उसका हम जब पद्य को गद्य में अनुवाद कर लेते हैं और उसके जो कथ्य है उसे ले जाने का ही मूल जो हमारा उद्देश्य है उसे हम गद्यानुवाद के संदर्भ में समझ सकते हैं। माध्यम के आधार पर जो तीसरा प्रकार है वह है लेखन प्रकार, जिसमें लिप्यंकन और लिप्यंतरण आते हैं। लिप्यंकन यानी ट्रांसक्रिप्शन और लिप्यंतरण यानी ट्रांसलिटरेशन। लिप्यंकन और लिप्यंतरण पर आगे भी हम कभी विस्तार से ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन हम यहाँ अगर आपको संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो लिप्यंकन का अर्थ होता है जब किसी जैसे कहा जाए कि आप किसी सभा सम्मेलन में कोई भाषण दे रहे हैं या जो मौखिक रूप से जो संवाद हो रहा है उसको जब ट्रांसक्राइब किया जाता है यानी शब्दबद्ध किया जाता है,
या इसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है तो उसे हम लिप्यंकन कहते हैं। और इस लिप्यंकन के आधार पर जब अनुवाद किया जाता है तब उसका जो मूल उद्देश्य होता है वह ये कि जो वक्ता जिस भाषा में बोल रहे हैं और जिस खास शैली में बोल रहे हैं उसी उच्चारण शैली के आधार पर ही उसका लिप्यंकन किया जाता है। तो लिप्यंकन मूलतः एक तरह से कहा जाए कि बोले गए टेक्स्ट को रिटन फॉर्म में लिखना, या कहा जाए कि भाषण या सभा सम्मेलनों आदि में दिए गए स्पीच या इस तरह के वक्तव्यों को या इस तरह के लेक्चर्स या वक्तव्यों को लिपिबद्ध करना या शब्दबद्ध करना, उसे हम लिप्यंकन के संदर्भ में समझते हैं। और दूसरा है लिप्यंतरण। लिप्यंतरण यानी ट्रांसलिटरेट करना। और इसका ये जो अनुवाद की जो स्ट्रैटेजी है या अनुवाद को ये जो प्रकार है, इसका प्रयोग अलग अलग संदर्भों में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम कहें, जब हम थियोरी ऑफ रिटेंशन की बात करते हैं अनुवाद में, जब जिसके तहत मूल भाषा के शब्दों को रिटेन करने की बात होती है, जैसे अगर हम कहें साहित्य के संदर्भ में, तो थियोरी ऑफ रेजिस्टेंस, जब हम प्रतिरोध के सिद्धांत की बात करते हैं, तब हमारा उद्देश्य यही होता है कि जो मूल भाषा के शब्द हैं जिनका या तो अनुवाद संभव नहीं है या जिनका अनुवाद करने से उनके मूल का आस्वाद चला जाएगा, ऐसे शब्दों को जब हम लक्ष्य पाठ में जब उसे लिपिबद्ध कर रहे होते हैं तब हमारी कोशिश होती है कि उसे बिना अनुवाद किए उसका लिप्यंतरण मात्र कर लिया जाए। जैसे अगर हम कहें कि वंदे मातरम एक भारतीय संदर्भ में देखें तो एक नारा है, जब उसका हम लिप्यंतरण करेंगे तो हम उसे उसका जब रोमन लिपि में जब या अंग्रेज़ी में लिप्यंतरण करेंगे, अनुवाद करेंगे, तो उसका अनुवाद न करके उसका लिप्यंतरण किया जाएगा और उसे VANDE और वंदे मातरम करके लिखा जाएगा। तो इसे हम लिप्यंतरण कहते हैं, जहाँ इसका जो कार्य होता है वह ये कि जब हम लगता है कि अनुवाद करने से मूल का भाव चला जाएगा या अनुवाद असंभव है या अनुवाद करने से जो रचनाकार या जो मूल भाषा कहना चाहती है वो पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, तब लिप्यंतरण का सहारा लिया जाता है। तो ये माध्यम के आधार पर हमने विभिन्न प्रकारों की बात की। अब हम बात करेंगे प्रक्रिया के आधार पर अनुवाद के प्रकारों की। ये जो अनुवाद के विभिन्न प्रकार हैं, इन्हीं सारे अनुवाद के विभिन्न प्रकारों को अलग अलग कैटेगरीज़ में या अलग अलग कहा जाए कि भागों में बांटकर हम देखने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। प्रक्रिया के आधार पर जब अनुवाद की प्रक्रिया की जब चर्चा की जाती है तो अनुवाद के दो प्रकारों की बात की जाती है, यानी पाठधर्मी अनुवाद और प्रभावधर्मी अनुवाद। पाठधर्मी अनुवाद, जैसा कि इस शब्द से ही स्पष्ट है, जो पाठ सेंट्रिक हो, यानी कि टेक्स्ट सेंट्रिक जब अनुवाद किया जाता है। टेक्स्ट सेंट्रिक अनुवाद किस तरह किया जाता है? हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ टेक्स्ट सेंट्रिक ट्रांसलेशन करने पर जोर दिया गया है। जैसे बाइबल के ट्रांसलेशन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो शुरुआती दौर पर वह अनुवाद पाठधर्मी अनुवाद हुआ करते थे, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य था कि जिस पवित्र पुस्तक या जिस पवित्र ग्रंथ का अनुवाद किया जा रहा है उसके भाव में या उसकी शब्द प्रयोग में या उनकी विभिन्न प्रयुक्तियों में किसी तरह की छेड़छाड़ किए बगैर उसे दूसरी भाषा में ले जाया जाए। तब जब हम इस संदर्भ में जब हम पाठधर्मी अनुवाद की बात करते हैं तो पाठधर्मी अनुवाद जो पाठ सेंट्रिक हो, जिसमें भाव से अधिक पाठ का महत्व हो और उसमें उसके शब्द क्रम को भी ध्यान रखा जाए, उसकी वाक्य संरचना पर को भी पूरी तरह से फॉलो किया जाए और उसके पूरे स्ट्रक्चर को एज इट इज़ लक्ष्य भाषा में ले जाने की कोशिश की जाए पूरे भाव सहित। इसमें हम दो प्रकार देख सकते हैं। जैसे हम विभिन्न प्रकारों की बात अभी अनुवाद की कर रहे थे, तो शब्द प्रतिशब्द अनुवाद और दूसरा है शाब्दिक अनुवाद। शब्द प्रतिशब्द अनुवाद, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे, जहाँ पर एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द मात्र दिया जाता है, जिसमें वाक्य विन्यास तक को देखने की आवश्यकता नहीं होती या महसूस नहीं की जाती। और शाब्दिक अनुवाद जहाँ मूल के निकट अनुवाद किया जाता है, यानी जैसा वाक्य है उसी तरह उसका अनुवाद कर दिया जाना, केवल दोनों भाषाओं के वाक्य विन्यास को फॉलो करते हुए। तो ये पाठधर्मी अनुवाद में जो पाठ सेंट्रिक हो या पाठ केंद्रित अनुवाद हो उसे हम पाठधर्मी अनुवाद कहते हैं। और दूसरा है प्रभावधर्मी अनुवाद, जिसे आप सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन या भावानुवाद के संदर्भ में समझ सकते हैं। बाइबल के जो कालांतर में जब अनुवाद हुए या जो हमारे भारतीय संदर्भ में भी हम देखें तो जो बहुत सारे अनुवाद हैं या साहित्य के संदर्भ में जो अनुवाद किए जाते हैं वे मूलतः प्रभावधर्मी अनुवाद ही होते हैं, जहाँ अनुवादिका या अनुवादक का उद्देश्य पाठ को, मूल पाठ को लक्ष्य पाठ तक पहुंचाना और इस तरीके से पहुंचाना कि उसमें सबसे बड़ा गुण संप्रेषणीयता को हो, यानी कि पाठ पूरी तरह से संप्रेषणीय हो और उसके केंद्र में मूल भाषा न होकर लक्ष्य भाषा, लक्ष्य पाठ या लक्ष्य भाषी समाज और उसकी संप्रेषणीयता
का तत्व हो। यानी जब हम अनुवाद करते समय ये ध्यान रखें कि केवल अनुवाद मात्र ही नहीं कर देना है, उसे संप्रेषणीय भी बनाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अनुवाद जो है मूलतः संप्रेषण का ही एक हिस्सा है या संप्रेषण का ही एक टूल है। तो अनुवाद का जो मूल उद्देश्य है वह यह है कि जो पाठ मूल में उपलब्ध नहीं है उसे लक्ष्य पाठ तक पहुंचाना, उसे हम अनुवाद के संदर्भ में देखते हैं। वॉल्टर बेंजामिन जो अनुवाद के महत्वपूर्ण चिंतक हैं, जो अपनी पुस्तक टास्क ऑफ द ट्रांसलेटर में इनका जो लेख है टास्क ऑफ द ट्रांसलेटर, उसमें वो लिखते भी हैं कि अनुवाद उनके लिए किया जाना चाहिए जो मूल को नहीं समझते हैं। तो जब हम मूल को नहीं समझते हैं और लक्ष्य पाठ के संदर्भ में जब हम अनुवाद की बात करते हैं तो ऐसे अनुवाद को प्रभावधर्मी अनुवाद के संदर्भ में देखा जाता है। पाठ के आधार पर जो अन्य प्रकार है वह अभिव्यक्ति के आधार पर। अभिव्यक्ति के आधार पर अनुवाद रचना सापेक्ष आधार और व्यवस्था सापेक्ष अनुवाद। रचना सापेक्ष अनुवाद क्या होगा, रचना सापेक्ष आधार क्या होगा, पूर्ण अनुवाद और आंशिक अनुवाद, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि जेसी कैटवर्ड अपने यहाँ पूर्ण अनुवाद और आंशिक अनुवाद की चर्चा करते हैं। पूर्ण अनुवाद, फिर अगर हम उसी तरह देखें जो भी हमने पाठधर्मी और प्रभावधर्मी अनुवाद के संदर्भ में समझा, पूर्ण अनुवाद जब भाषा की प्रत्येक इकाई का अनुवाद किया जाए, उसकी वाक्य संरचना, उसके वाक्य विन्यास, उसके प्रत्येक शब्द का अनुवाद, जो मूलतः पाठधर्मी अनुवाद हो, जिसमें संप्रेषणीयता से ज़्यादा मूल के प्रति निष्ठा का भाव हो, ऐसे अनुवाद को पूर्ण अनुवाद कहा जाता है। और दूसरा अनुवाद आंशिक अनुवाद। आंशिक अनुवाद यानी जब आप अनुवाद करते समय ऐसा महसूस करते हैं कि इस वाक्य को छोड़कर भी भाव संप्रेषित हो सकता है, या इस वाक्य के परिवर्तन को या कुछ अधिक जोड़कर भी अनुवाद संभव हो सकता है, तब ऐसे अनुवाद को आंशिक अनुवाद के संदर्भ में समझा जाता है। व्यवस्था सापेक्ष अनुवाद, समग्र अनुवाद और परिसीमित अनुवाद। समग्र अनुवाद उसी संदर्भ में जैसे कि हमने पूर्ण अनुवाद कहा, पूरे पाठ का एज इट इज़ अनुवाद, और परिसीमित अनुवाद ज़रूरत के हिसाब से जितना अनुवाद की आवश्यकता हो उतना अनुवाद किया जाना। पाठ के आधार पर जो दूसरा है वह है अर्थ के आधार पर, यानी वाच्य के आधार पर। इसमें मैंने जैसे पीछे जिक्र किया था कि शब्द प्रतिशब्द अनुवाद, आप उदाहरण से समझ सकते हैं यहाँ। शब्द प्रतिशब्द अनुवाद, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, जिसे हम अगर थोड़ा सा अगर व्यंग्य की भाषा में भी कहें तो मक्खी की जगह पर मक्खी मारना, यानी एक स्थान पर रखे गए शब्द का अनुवाद करते समय उसके वाक्य विन्यास या उसके वाक्य क्रम का या शब्द क्रम का ध्यान न रखते हुए केवल उसका अनुवाद मात्र कर देना। आप उदाहरण देख सकते हैं यहाँ। ही इज़ गोइंग का अनुवाद है वह है जा रहा। अंग्रेज़ी की जो मूल संरचना है वह है ही इज़ गोइंग, और हिंदी में है वह है जा रहा, जो होना चाहिए वह जा रहा है अगर इसे हम शाब्दिक अनुवाद के संदर्भ में कहें। अगला है आई एम गोइंग होम, मैं हूँ जा रही घर। आप देखेंगे एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द को केवल रख मात्र दिया गया है। हिंदी की जो वाक्य संरचना है उसे फॉलो करने की कोशिश नहीं की गई है। इफ़ द कस्टमर ऑफिसर इज़ नॉट अलर्ट, यदि कस्टम अधिकारी है नहीं सावधान। तो आप देखते हैं ऐसा अनुवाद बाइबल के शुरुआती दौर के अनुवादों में हमें देखने को मिलते हैं। कई बार इस तरह के अनुवाद की ज़रूरत भी पड़ती है जब हम वाक्य ना करके हम शब्दों का अनुवाद कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम वाक्य का अनुवाद कर रहे होते हैं तो हमें भाषा विशेष की वाक्य संरचना का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इस शब्द प्रतिशब्द का अनुवाद का अर्थ हुआ जहाँ वर्ड के स्थान पर वर्ड को केवल रख मात्र देना और उसका अनुवाद कर देना। अर्थ के आधार पर जो एक अन्य महत्वपूर्ण प्रकार है वह है शाब्दिक अनुवाद। यह जो अनुवाद प्रकार है इसका उपयोग मूलतः अनुवादों में किया जाता है, और ख़ासतौर पर अगर हम कहें तो जो हमारे ज्ञानात्मक साहित्य की विधाएं हैं, जैसे दर्शन हुआ, या ये कहा जाए बैंकिंग साहित्य हुआ, विधि का साहित्य हुआ, प्रशासनिक साहित्य हुआ, मनोरंजन जगत का साहित्य हुआ, या बहुत सारे ऐसे साहित्य जो मूलतः जिसमें भाषा का अभिधात्मक रूप प्रधान होता है, जहाँ भाषा में छूट लेने की संभावना नहीं होती, जहाँ शब्द के स्थान पर, जहाँ वाकई में भाषा का खिलंदड़ापन या कहा जाए कि उसमें लक्षणा या व्यंजना नहीं होती, या भाषा एकदम सपाट जिन शब्दों में रखा गया है उसी संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता होती है, या भाषा जहाँ एकार्थी होती है वहाँ शाब्दिक अनुवाद किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि ज्ञानात्मक साहित्य के अधिकांश क्षेत्रों में शाब्दिक अनुवाद ही सटीक अनुवाद है, सही अनुवाद है, वही उचित होगा। तो देखिए, बर्न द लैम्प, बत्ती जलाओ, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, यह एक रोचक बिंदु है। आप देख रहे हैं यहाँ वाक्य की संरचना अंग्रेजी और हिंदी के अनुसार बदलती है। जिस तरह अंग्रेजी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, उस तरह हिंदी में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। यह एक रोचक बिंदु है।
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब SOV हिंदी में होता है। तो हम इसी को हम देखेंगे कि किस तरीके से इसे यहाँ भी फॉलो करने की कोशिश की गई है। देयर इज़ अ कस्टम अमंग्स द रेड इंडियंस में एक रिवाज है। तो ये बेसिकली जो है शाब्दिक अनुवाद जिसकी सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और साहित्य के अनुवाद में भी इसका व्यापक प्रयोग होता है। जब हमें भाषा को बात को एज इट इज़ जब हमें संप्रेषित करना होता है तो शाब्दिक अनुवाद सबसे ज़्यादा सटीक अनुवाद होता है। तीसरा है भावानुवाद, जिसका मैंने कहा कि बाइबल के अनुवादों में भी बाद में जब सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन की शुरुआत हुई तब भावानुवाद यानी अनुवाद की इकाई शब्द या वाक्य से बदलकर सेंटेंस या पूरे पैराग्राफ या अनुच्छेद के भाव पर केंद्रित हो जाती है। साहित्य के अनुवाद में अक्सर इसी तरह का अनुवाद देखा जाता है। हमारे लोकोक्तियाँ और मुहावरे, हमने पिछले कई सत्रों में भी इस पर बात की, हमारे जो लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं ये जैसा कि हमारी सामाजिक संरचना, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक संरचना की बुनावट से ही निकलती हैं और इसीलिए हमारी सामाजिक संरचना में वो गहरे धसी होती हैं और उसी से उत्पन्न होती हैं। उनका अनुवाद या उनका समतुल्य, जैसे कि जिक्र नायडा करते हैं कि डायनेमिक इक्विवेलेंस हमें कई बार नहीं भी मिल पाता है, तो हमारी कोशिश होती है कि डायनेमिक इक्विवेलेंस जिसका जिक्र वो कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा निकटतम समतुल्य ढूंढें दूसरी भाषा में ताकि भाव संप्रेषित हो जाए, चाहे शब्दों का क्रम या शाब्दिक तरीके से ठीक अनुवाद हो ना हो, लेकिन भाव पूरी तरह से संप्रेषित होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं पहला मुहावरा, थोथा चना बाजी घना, एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज। आप देख रहे हैं दोनों जो अलग अलग वाक्य हैं या मुहावरे हैं, दोनों का शाब्दिक तारतम्य बिल्कुल अलग अलग है, दोनों का अर्थ अलग है लेकिन भाव एक है। थोथा चना यानी जो कहा जाए कि जो कम क्षमता वाले लोग होते हैं वो शोर ज़्यादा अधिक करते हैं, यानी उनकी जो कहा जाए कि जिनमें क्षमता कम है लेकिन क्षमता से अधिक दिखावा करना, वो उस संदर्भ में इसका जो अर्थ है वो आप देख सकते हैं। लेकिन दोनों ही भाषाओं में इनके लिए अपने तरीके की प्रयुक्तियाँ हैं जिनको एक स्थान से अनुवाद करते समय निकटतम समतुल्य के आधार पर रखकर उसका अनुवाद किया गया है। आपने मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है, यू आर फार मोर एक्सपीरियंस देन मी। यहाँ लिटरल ट्रांसलेशन नहीं किया गया है, भाव के आधार पर उसके अनुवाद की चर्चा की गई है। तो ये जो अनुवाद के जो 3 प्रकार हैं, शब्द प्रति शब्द अनुवाद यानी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, शाब्दिक अनुवाद जहाँ वाक्य की संरचना के आधार पर अनुवाद किया जाता है, और तीसरा है भावानुवाद जहाँ भाव के आधार पर अनुवाद किया जाता है, जहाँ अनुवाद की इकाई पहले में जहाँ अनुवाद की इकाई शब्द है, दूसरे में अनुवाद की इकाई वाक्य है, और तीसरे में अनुवाद की इकाई न शब्द और वाक्य से आगे बढ़कर भाव केंद्रित हो जाती है। यानी अनुवाद करते समय अगर हमें कुछ छोड़ना या जोड़ना भी पड़े और भाव संप्रेषित हो जाए तो उसे हम भावानुवाद के संदर्भ में देख सकते हैं। आपने पीछे जेसी कैटफर्ड के संदर्भ में देखा कि जो जहाँ वे पूर्ण एवं सीमित अनुवाद के, पूर्ण एवं आंशिक अनुवाद का जहाँ वो जिक्र करते हैं, जिसका हमने अपनी पीछे चर्चा की थी, वो इसी तरह से आप उसको संदर्भ में रखकर देख सकते हैं। पाठ के आधार पर जो अन्य अनुवाद का प्रकार है जिसके प्रचुर मात्रा में अनुवाद या उदाहरण आप हमारे भारत के कहा जाए मध्यकाल में हुए, खासतौर पर भक्ति काल में हुई जो साहित्यिक रचनाएं हैं उसके संदर्भ में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। छाया अनुवाद का जो एक महत्वपूर्ण उदाहरण है वह शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का भारतेंदु द्वारा किया गया अनुवाद दुर्लभ बंधु या वंशपुर का महाजन के नाम से। छाया अनुवाद मूलतः जहाँ मूल की छाया मात्र को लेकर, यानी कि मूल की कथा को लेकर या कहा जाए कि उसके परिवेश को लेते हुए भी उसका इस तरीके से अडाप्टेशन कर देना या उसको अपने समाज के अनुसार अनुकूलन कर लेना, अपनी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार बदल कर उसका अनुवाद करना, इसे हम छाया अनुवाद कहते हैं। इसे हम पाठधर्मी अनुवाद नहीं कह सकते, इसे हम यहाँ प्रभावधर्मी अनुवाद से भी बाहर की चीज़ है जिसकी ओर कहा जाए कि अडेप्टेशन या रूपांतरण या अनुकूलन या जिसे हम एप्रोप्रिएशन भी कह सकते हैं, जिसका आगे सुजीत मुखर्जी ने अनुसृजन के संदर्भ में भी जिक्र किया है, न्यू राइटिंग के संदर्भ में जिक्र किया है। हम उस संदर्भ में इसको देखते हैं कि किस तरीके से छाया अनुवाद किसी मूल रचना के भाव को लेते हुए, उसकी मूल कथा या उसके मूल सत्व को लेते हुए उस पर बनाई गई पुनः एक रचना जिसमें लगभग परिवेशगत और सांस्कृतिकगत भी बहुत सारे परिवर्तन कर दिए जाते हैं। जैसे मैंने कहा मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसी तरीके से भारत में भी भक्ति काल में जो रामकथा और श्रीमद् भागवत आदि के जो अनुवाद हुए वे एक तरह से छाया अनुवाद के ही उदाहरण हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि अनुवाद के जो ये विभिन्न प्रकार हैं, जैसे हमने इस सत्र में चर्चा की कि अनुवाद के जो विभिन्न प्रकार हैं, किस तरीके से अनुवादकों ने इसका अलग अलग तरीके से इसकी चर्चा की है। और आज जो हमारी चर्चा का आधार था वह थे अनुवाद के विभिन्न प्रकार वर्गीकरण के मुख्य आधार पर, जिसके अंतर्गत हमने माध्यम के आधार पर,
प्रक्रिया के आधार पर और पाठ के आधार पर अनुवाद के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की और हमने देखा कि किस तरीके से ये विभिन्न जो अनुवाद के प्रकार हैं इनकी चर्चा विभिन्न अनुवाद चिंतकों ने किस तरह अपनी चिंतन व्यवस्था में, अपनी चिंतन पद्धति में किया है, जिसका कि एक तरह से हमने यहाँ पर संक्षेपीकरण करके या अपने पाठकों या अपने श्रोताओं और अपने स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए उसे हमने यहाँ ब्रीफ करने की कोशिश की है। अनुवाद आज के इस पहले सत्र में हमने अनुवाद प्रक्रिया, अनुवाद प्रकार के वर्गीकरण के मुख्य आधार पर 3 चरणों का बारे में अध्ययन किया और अगले सत्र में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। इस सत्र के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।